कुंडली में ग्रह किस तरह फल देगा, यह बहुत भ्रमित करने वाला काम है। हम पढ़ी पढ़ाई बातों, सुनी सुनाए सिद्धांतों पे चलते हैं। कभी वो लग भी जाता है, कभी तीर नहीं भी लगता है। कभी हम अष्टक वर्ग देखने लगते हैं, कभी नवमांश में उलझते हैं, कभी सप्तमांश में उलझते हैं, कभी दसमांश में उलझते हैं। दुनिया भर की थ्योरी हैं, लेकिन ये काम इतना उलझाव का है नहीं। काम सीधा सीधा है। सिर्फ आप अपनी दृष्टि को साफ कर लीजिए, आपको बिल्कुल साफ नजर आने लगेगा। तो ऐसे में आप सोचते होंगे कि कोई सीधा साधा फार्मूला नहीं है कि हम सही फलित कर पाएँ बिना किसी उलझन में, बिना किसी द्विधा में फंसे, बिना विरोधाभासी योगों में उलझे बिना। तो मेरा कहना है हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए आपकी दृष्टि और अपने विचार बदलने पड़ेंगे। आप अपनी दृष्टि को बिल्कुल साफ कर लीजिए, एक लाइन पकड़ के चलिए, आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट भविष्य होगा। मैंने अपने जीवन में हजारों कुंडलियां देखी हैं और इन सब को देखने के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, और यही निष्कर्ष मैं अपने छात्रों को पढ़ाता हूँ, जो आज बहुत सफल रूप से ज्योतिष का कर्म कर रहे हैं और अच्छी सफलता से कर रहे हैं। प्रचलित सिद्धांतों में आपने हंस योग, सस योग, ये वो गजकेसरी योग, दुनिया भर के योग देखे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उनका कोई इफेक्ट मिलता दिखता नहीं है। और आजकल तो क्लाइंट भी, गजकेसरी योग तो इतना प्रचलित हुआ है कि क्लाइंट आता है, वो भी कहता है सर मेरी कुंडली में तो गजकेसरी योग है, लेकिन मैं तो फाका मस्ती में हूँ। बड़ी ताज्जुब की बात है। अब इसका कारण क्या है? अब आज हम इस गजकेसरी योग के बारे में ही बात कर लेते हैं। चंद्र और गुरु का कोई भी संबंध होता है, उसको गजकेसरी योग कहते हैं। और गजकेसरी योग है यानी बस कुंडली में बहुत धन है, मान है, सम्मान है, ये है, वो है, ये सारी बातें हैं। तो देखिए, गजकेसरी योग चंद्र और गुरु, ये कालपुरुष की कुंडली में या कह लीजिए मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थेश और नवमेश होते हैं। ठीक है, तो चतुर्थेश और नवमेश के 4 तरह के संबंध होंगे और ये 4 तरह की गजकेसरी योग होंगे, पहली बात। लेकिन ये सिर्फ मेष लग्न की कुंडली पर ही लागू होगा, ये ध्यान रखिए। दूसरे लग्नों में चंद्र और गुरु बिल्कुल भी गजकेसरी योग नहीं बनाएंगे। अब तुला लग्न ले लीजिए, तुला लग्न में गुरु कैसे बनाएगा? तृतीय से, वो तो और परेशान करेगा। तुला लग्न में गुरु कुछ ही स्थितियों में अच्छा फल दे पाता है, वरना तो तुला लग्न वालों को परेशान ही करता है गुरु की दशा में। तो इसका स्पष्ट सा उत्तर ये है कि चतुर्थेश और नवमेश, कुंडली का चतुर्थेश और नवमेश, इनका संबंध देखना है। चतुर्थेश यानी चंद्रमा हो गया, कोई भी कुंडली का होगा, चंद्रमा के गुण रहेंगे उसमें। नवमेश गुरु हो गया, क्योंकि मेष लग्न में नवमेश गुरु होता है, तो जो जिस लग्न का नवमेश है वो गुरु होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चतुर्थेश और नवमेश का संबंध देखिए। गजकेसरी योग उससे बनेगा और वो बिल्कुल काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, करता है, लेकिन किस संबंध में? ये 4 तरह का बनता है। अब देखिए, चतुर्थेश नवमेश अगर युति में बैठे हैं, यानी दोनों साथ साथ बैठे हैं, तो ऐसे जातक को ये गजकेसरी योग मान सम्मान, इज्जत, ये बहुत देगा। उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी, उसकी घर बाहर समाज में पूछ परख बहुत बढ़िया होगी। उसके पास पैसा संपत्ति हो नहीं हो ये कोई शर्त नहीं है, लेकिन मान सम्मान के मामले में ये उसको बहुत अच्छा ओहदा देगा। इसी तरह दूसरा, चतुर्थेश से नवमेश फोर्थ बैठा हो, यानी चौथा बैठा हो, इस स्थिति में इस जातक के पास स्वार्जित संपत्ति, वाहन, गाड़ी, सुख के साधन, ये बहुत उत्तम क्वालिटी के होंगे, बहुत बढ़िया
फोर्थ के बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। बाकी मान सम्मान पैसा इसकी वो नहीं है, लेकिन इसके पास सुख के साधन भरपूर रहेंगे। इसी तरह तीसरा संबंध होगा समसप्तक, आमने सामने बैठे हों, चतुर्थेश और नवमेश। तो ऐसी स्थिति में इस जातक के पास नगद धन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसका इंटरेस्ट भी नगद रखने में ही होता है और उसको मिलता भी है, समसप्तक संबंध है चतुर्थेश नवमेश का, यानी उसके पास आप कुंडली देखकर ही समझ जाइए कि इसके पास नगद धन बहुत है। उसकी इज्जत हो नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है, भले ही पीठ पीछे लोग गालियां देते हों, लेकिन नगद पैसा उसके पास रहेगा। भले ही किराए के मकान में रहता हो, स्वार्जित संपत्ति बनाए नहीं बनाए, क्योंकि उसको तो नगद रखने से मतलब है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं मकान में या किसी और चीज में। तो ये तीसरी तरह का संबंध हो गया। चौथा संबंध होता है चतुर्थेश से नवमेश दशम बैठा हो। यहाँ क्या है, इस योग में जातक का कर्म बहुत बढ़ जाता है, उसके उद्योग धंधों का इनका विस्तार बहुत होता है। बाकी उसके पास में नगद हो या नहीं हो, नगद होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कर्म में उद्योग धंधों में तो उसको ऋण ही लेना है, बिना उसके उद्योग धंधे उच्च स्तर के कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से ये चार संबंध बनेंगे। तो आप गजकेसरी योग को इस परिप्रेक्ष्य में लें, खाली चंद्र गुरु से आप बनाएंगे तो बात बनेगी नहीं। हम इसी में उलझे रहते हैं कि गुरु धन का कारक है, विवाह का कारक है, शुक्र भोगों का कारक है, तो ये वो दृष्टि नहीं है। अब जैसे हम शुक्र की ही बात करें, अब हम कहते हैं कि गुरु धन और विवाह का कारक है, शुक्र भोगों का कारक है। तो मेरे को एक बात बताइए, गुरु वो नवमेश होता है, तो नवमेश को धन से क्या लेना देना, वो भाग्य देगा, विवेक देगा। नवा भाव नवमेश विवेक का कारक होता है, तो उसको विवाह और इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये एक अलग बात है कि गुरु की दशा चल रही है और किसी की शादी हो गई, लेकिन उसके पीछे कारण आपको दूसरा मिलेगा, ये कारण नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह हो, वो कुंडली में प्रकृति द्वारा दिए गए भावों से बंधा हुआ है और उसी के अनुसार वो अपने फल देगा, ये पक्का समझ लीजिए। आप इसको ध्यान में, इस सूत्र को ध्यान में रखकर अगर आप फलित करेंगे तो आपका बिल्कुल सही फलित मिलेगा। ग्रह अपने भावों से रिलेटेड अच्छे या बुरे फल देगा, क्योंकि अब वो किस स्थिति में बैठा है। मतलब यहाँ ये बात बेमानी हो जाती है कि गुरु सदैव अच्छी फल ही देगा, राहु केतु शनि मंगल सूर्य ये खराब फल ही देंगे क्योंकि ये पाप ग्रह हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भाव के ये अधिपति हो गए उससे ज़्यादा इनको कुछ भी देने लेने का हक नहीं है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लें। अब उदाहरण के लिए हम शुक्र को ले लेते हैं। शुक्र भोगों का और विवाह का इनका कारक मानते हैं, ठीक है, कारक है, अपनी जगह है, लेकिन उसको वो आधिपत्य तो मिलना चाहिए ना। अब वृक्ष लगन में आप ले लें, शुक्र क्या देगा आप बताइए मेरे को। वो कहीं भी बैठा हो, उस पर गुरु की दृष्टि हो, शनि की हो, राहु की हो, किसी की भी दृष्टि हो, आप वृक्ष लगन के शुक्र से विवाह की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्यों कि ये मूल रूप से सस्टेस हो जाता है। इसकी जो मुख्य राशि तुला है वो छठे भाव में पड़ गई, गौण राशि वृक्ष लग्न में, तो उस नाते ये लग्नेश हो गया, तो ये पहले फल देगा छठे भाव के। अब छठा भाव तो पहले ही ब्रह्मचर्य का है, तो बताइए शादी कैसे करवाएगा? लग्न लग्नेश है तो लग्न तो विवाह में वैसे ही बाधक है, तो ये बात कुछ गले उतरती नहीं है। आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर सटीक सही फलित आपको मालूम करना है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। इसलिए इस शुक्र के बारे में आपने जो भी आशाएं बना रखी हों, लेकिन ये यहाँ पर विवाह तो नहीं करवाएगा, ये बात आप पक्की समझ लीजिए। शुक्र की यह स्थिति
भोगों के लिए नहीं है, ये योग के लिए है। छठा भाव योग का भी है, ब्रह्मचर्य का भी है, संयम का भी है। इसलिए आप सुनी सुनाई बातों पे, उस पे ध्यान नहीं दें। आप सबसे पहले कुंडली में जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है या नक्षत्र स्वामी है, वो कौन से भाव का अधिपति है, सबसे पहले आप उसको देखिए। उसके बाद में आप तय कीजिए कि इसके हाथ में कौन सा डिपार्टमेंट है, ये क्या देगा क्या नहीं देगा। आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब फिर कल मिलते हैं अगले किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।